ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं आज की क्लास। आई होप सभी लोगों को आवाज़ ठीक आ रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड बैंक के बारे में। ठीक है, एक बार सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं ठीक। तो देखो, आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड बैंक के बारे में। तो ब्लड बैंक क्या होता है, यदि कोई ब्लड डोनेट करने जाता है, वॉलेंट्री डोनर या फिर किसी के बोलने पे, तो या फिर किसी का बर्थडे रहता है तो भी जा सकता है ब्लड डोनेट करने। तो अगर कोई ब्लड डोनेट करने के लिए जाता है और वो ब्लड बैंक जाता है, तो उसको कौन कौन सी प्रोसेस से या फिर कौन कौन से डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। और हम लोग जो कि पैथोलॉजी लैब से रिलेटेड हैं या फिर मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, तो उन लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति जाता है ब्लड डोनेट करने के लिए, कि उसके अंदर ब्लड बैंक के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, कि उसका ब्लड कहाँ पे जाएगा, कौन कौन से उससे टेस्ट लगाए जाएंगे, या फिर उसके ब्लड क्रॉस मैच कैसे किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को स्टेप 1 से, मतलब जब कोई डोनर एंटर करता है और जब उसको ब्लड वापस उसके हाथ में दिया जाता है उसका निकाल के, तो इसके बीच में जो सारी चीज़ें होती हैं कि कैसे उसका ब्लड निकल रहा है, कौन से टेस्ट लगाए जा रहे हैं, क्रॉस मैच कैसे किया जा रहा है, कुम्स टेस्ट, ब्लड ग्रुप, इन सब चीज़ों के बारे में। और एक ब्लड बैंक जो है वो कैसे मैनेज होता है, कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट मैनेज होते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिटेल में थोड़ा बात करेंगे। वीडियो 40 मिनट के आसपास की हो जाएगी। तो उससे हम लोग को क्या होगा कि हम लोगों ने ब्लड बैंक कभी पढ़ना चालू किया है, तो आज हम लोगों ने ब्लड बैंक का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। पूरा इंट्रोडक्शन जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो हमको फिर क्या होगा कि हमको अंदर की सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जब हम लोग क्रॉस रिएक्शंस पढ़ेंगे, क्रॉस मैच पढ़ेंगे, या फिर जब हम लोग ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन पढ़ेंगे, कौन कौन से टेस्ट लगाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जब हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे ब्लड बैंक में, जो ब्लड होल ब्लड से सेपरेट किए जाते हैं, तो वो चीज़ें हमको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो इसलिए आज हमको इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से पढ़ना है, देखना है, समझना है सभी लोगों को। और देन फिर उसके बाद में हम लोग और भी सारी डिटेल में आगे के लेक्चर्स में पूरी ब्लड बैंक की कंटिन्यू सीरीज करते हुए समझेंगे। ठीक है, तो चलो मैं अभी इसको छोटा करता हूँ थोड़ा सा, सामने की पीपीटी को, और देन हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग क्लास आज की। ठीक, तो देखो, जैसे कि हम हमारा जो सामने का पोस्टर ही हमने बनाया हुआ है कि ब्लड बैंक के हम सब डिपार्टमेंट्स को और उसमें कैसे काम होता है उनको आज पूरी डिटेल में समझने वाले हैं। और हम लोग हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है उस हिंदी लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे सारी चीज़ों को। तो हम लोग चालू करते हैं। ब्लड बैंक में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो इंडेक्स समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन समझेंगे ब्लड बैंक का, क्या होता है, क्या जरूरत है ब्लड बैंक की। देन हम लोग लेआउट देखेंगे। लेआउट मतलब कि ब्लड बैंक एक, अगर कोई ब्लड बैंक एक बना हुआ है, फिर कोई ब्लड बैंक बनाता है, तो किस तरीके से उसका लेआउट रहता है और कैसे उसमें डोनर एंटर होगा और फिर कैसे कैसे वो आगे जाएगा, पूरा लेआउट समझेंगे ब्लड बैंक का एक, जैसे कि सिविल इंजीनियर वाले से देखते हैं उस टाइप से ही। और फिर हम लोग डोनर कैसे रिक्वायरमेंट करते हैं, डोनर को मतलब कैसे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक डोनर के लिए, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उसके बारे में देखेंगे, डोनर की स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, और कौन कौन से मेडिकल टेस्ट हम लोग उसके करते हैं, बीपी, शुगर, या फिर हम लोग अगर से हमको लग रहा है कि खून उसका कैसा है, तो उसके लिए हम लोग एचबी टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग ही बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि कैसे उसका ब्लड कलेक्ट किया जाए, कैसे उसका ब्लड कलेक्ट किया जाएगा। फ्लेबोटॉमी में होता है कि हम लोग कैसे उसका ब्लड कलेक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद ब्लड कलेक्शन करने की क्या प्रोसेस होती है, कितना ब्लड कलेक्ट करते हैं उसके बारे में देखेंगे। फिर जो ब्लड के जो अलग अलग कंपोनेंट बनाए जाते हैं, तो कौन कौन से कंपोनेंट बनाए जाते हैं, कितने कितने बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ब्लड ग्रुपिंग, क्रॉस मैचिंग, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। इनके ऊपर सेपरेट अलग वीडियो हम लोग बनाएंगे, है ना। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इनके बारे में एक ओवरव्यू ले रहे हैं सारी डिपार्टमेंट्स और सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो होती हैं, फिर जो ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती हैं जो कि ब्लड से फैल सकती हैं, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड डिसीज़, ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से जो डिसीज़ फैल सकती हैं, जैसे HIV, HBCG, तो वो हम लोग कैसे करते हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। FRSS एक यूनिट होती है जहाँ पे हमको जो भी ब्लड चाहिए, ब्लड का जो कंपोनेंट चाहिए रहता है, वो हम सिर्फ उसी कंपोनेंट को बॉडी से निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ब्लड कंपोनेंट को स्टोरेज कैसे किया जाता है, क्योंकि RBC, प्लेटलेट, FR, फ्रोजन प्लाज्मा को सबको अलग अलग तरीके से अलग अलग टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है, तो उनको कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में बात करेंगे ब्लड बैंक के। एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ लीगल और कुछ रेगुलेटरीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे ब्लड बैंक के। फिर वेस्ट मैनेजमेंट समझेंगे कि जो भी वेस्ट निकलता है हमारे ब्लड बैंक का, उसको कैसे कंट्रोल करना है इन्फेक्शन कंट्रोल के थ्रू। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो
चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ब्लड बैंक का एक लेआउट कैसा होगा। कोई भी एक ब्लड बैंक जो रहता है उसका लेआउट कैसा रहता है, एक्चुअल कैसा एक ब्लड बैंक दिखता है, कहाँ कहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, कहाँ रिसेप्शन होता है, और कैसे वो ब्लीडिंग करने की, जब उसको हम लोग को ब्लीड करना है, उसको उसका सैंपल कलेक्ट करना है हमको, जो 400 450 ml निकालते हैं तो वो इस एरिया में निकाला जाएगा। टेस्टिंग कहाँ पे होगी, उसके कंपोनेंट कहाँ पे बनाए जाएंगे, स्टाफ कहाँ पे रहेगा, ब्लड को स्टोर कहाँ पे किया जाएगा, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कहाँ मेंटेन किया जाएगा। तो इस टाइप से हमारा पूरा एक ब्लड बैंक होता है, इसका पूरा लेआउट होता है। ये थोड़ा सा छोटा है, इससे और बड़े बड़े ब्लड बैंक होते हैं और बड़ा लेआउट होता है और अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे आगे, ठीक है। तो हमने बेसिक लेआउट देख लिया कि कैसा होता है। अब हम लोग एक एक डिपार्टमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो जो पहला डिपार्टमेंट होता है डोनर रिक्रूटमेंट और हमारा रजिस्ट्रेशन। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि डोनर से बात करते हैं, डोनर का डेटा लेते हैं, नाम एज सारी चीज़ें उसके लेते हैं। पेशेंट जो हमारा डोनर है वो रिपीट तो नहीं हुआ है, कितने टाइम पहले उसने ब्लड दिया है, उसकी एज क्या है, उसका वेट क्या है, कितने उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, उसको कोई बीमारी तो नहीं है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। फिर उसकी एक डोनर आईडी जनरेट करते हैं कि भाई स्पेसिफिक इस डोनर की एक आईडी है, जिससे कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। अंदर जाके कंसेंट फॉर्म साइन कराते हैं कि हम आपका ब्लड निकाल रहे हैं, आपकी सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं उनसे, ठीक है। तो दूसरा जो हमारा डिपार्टमेंट होता है वो होता है डोनर स्क्रीनिंग वाला। तो डोनर स्क्रीनिंग वाले डिपार्टमेंट में हम लोग ये करते हैं कि डोनर का मेडिकल चेकअप करते हैं। मेडिकल चेकअप में क्या चेक करेंगे, हम उसका टेम्परेचर देखेंगे, पल्स देखेंगे, बीपी देखेंगे, हीमोग्लोबिन का चेकअप करेंगे। इन सब से हमको उसकी बेसिक आइडिया लग जाता है कि वो ब्लड डोनेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। और देन उसके बाद हम लोग उससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपकी कौन कौन सी मेडिसिन चल रही हैं, आपको कौन सी बीमारी कितने टाइम पहले हुई थी। तो इन सब चीज़ों को हम लोग बीपी, शुगर, उसकी क्लिनिकल चीज़ें, और फिर उसके जो क्वेश्चन हम लोग पूछ रहे हैं, मेडिकल हिस्ट्री या जो डिसीज़ की जो हिस्ट्री है, उससे हम उसकी प्रोफाइल बनाते हैं। और फिर हम डिसाइड करते हैं कि उसको डोनर को पास करना है ब्लीडिंग, उसका ब्लड कलेक्ट करना है कि नहीं करना है उस डोनर का, या फिर उसको फेल कर देना है। जैसे किसी को अगर हेपेटाइटिस कोई पॉजिटिव है या फिर उसको HIV पॉजिटिव अगर होता है वो, तो उसको परमानेंटली हम लोग डिफ़र कर देते हैं, उसको हम लोग ब्लड नहीं लेते हैं। फिर किसी को मलेरिया हुआ है, अभी कुछ 1-2 महीने पहले ही हुआ था, अभी ठीक हो गया है वो, लेकिन फिर भी हम उसको टेम्परेरी डिफ़र करेंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे कि अभी नहीं लेंगे, फिर बाद में 1 आध साल के बाद या फिर कुछ टाइम के बाद हम लोग उसको बोल देंगे तब आके दे सकते हो करके। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं कि जहाँ हम उसको टेम्परेरी डिफ़र कर सकते हैं, फिर परमानेंटली डिफ़र कर सकते हैं उस पेशेंट को, उस डोनर को, या फिर हम लोग उसको पास कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। हमारे डोनर स्क्रीनिंग हमारा फाइनल एरिया होता है, जहाँ पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि किसका ब्लड लेना है और किसका ब्लड हमको नहीं लेना है। देन इसके बाद हमारा आता है जहाँ पे हमको ब्लड कलेक्ट करना है ब्लड बैंक में, ठीक है। फ्लेबोटॉमी जिसको हम लोग बोलते हैं, फिर कलेक्शन एरिया हम लोग उसको बोलते हैं, ब्लड कलेक्शन एरिया। तो यहाँ पे क्या होता है, पेशेंट को हम लोग काउच पे लेटाते हैं जिसमें ब्लड कलेक्ट हमको करना है, और हम उसकी प्रॉपर देखते हैं कि उसकी कौन सी नस से हम लोग सैंपल निकाल सकते हैं, कौन सी वेन से हम लोग सैंपल निकाल सकते हैं। जो अच्छी प्रोमिनेंट वेन होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है, तो उससे ही हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो निडल होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है। 16 गेज की हम लोग यहाँ पे निडल यूज़ करते हैं ब्लड बैंक में जब हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं किसी पेशेंट का। तो पेशेंट का डोनर का जब हम लोग सैंपल निकालते हैं तो फिर क्या होता है कि इसमें जो हमारा बैग होता है उसका साइज़ हमारा 450 ml का होता है। प्लस माइनस 50 हमारा हो सकता है लगभग। कभी कभी ब्लड बैग जो होते हैं वो 350 या 400 या फिर 450 के भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग जो स्टैंडर्ड जो हमारा साइज़ है वो हमारा है 450 ml का। अगर क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में तो हमारा 450 ml हमारा स्टैंडर्ड हमारा साइज़ होता है, तो इसका ही आंसर हम कर सकते हैं। देन हमारा जो है पेशेंट का हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं, यहाँ पे टेस्टिंग के लिए भी कलेक्ट करते हैं कि उसकी जो स्क्रीनिंग टेस्ट होने हैं HIV HBCG हेपेटाइटिस वगैरह के, तो उसके लिए सैंपल कलेक्ट करते हैं। पेशेंट का भी ब्लीडिंग करके हम लोग उसको बैग में सैंपल कलेक्ट करते हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे उसका जो भी निकल रहा है ब्लड वगैरह, उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से सील वील करके हम लोग उसको भेज देते हैं आगे प्रोसेस होने के लिए, ठीक है। सीलर वगैरह यहाँ पे सब कुछ रखा रहता है जिससे हम उसका ब्लड बैग को सील कर सकते हैं। ये जो सारी प्रोसेस होती है इसमें हम ब्लड को कहीं पे भी टच नहीं करते हैं, नहीं तो उस पर कंटामिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो प्रॉपर यहाँ पे मेंटेन किए जाते हैं कि जो भी कलेक्ट कर रहा हो प्रॉपर ग्लव्स पहन के रखे, मास्क लगा के रखे। इस एरिया को हम बहुत क्लीन होना चाहिए हमारा एरिया जहाँ पे ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ब्लड हम स्टोर करके भी रखेंगे और पेशेंट को भी देंगे जिसको पहले से ही कोई बीमारी अगर से है, और अगर हम लोग कंटामिनेटेड ब्लड उसको दे देंगे, कंटामिनेटेड हो जाएगा ब्लड ब्लीडिंग करते टाइम, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत, उसको और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लीननेस मेंटेन करके रखते हैं, जिससे कि यहाँ पे कोई ब्लड में कोई इन्फेक्शन ना जाए हमारे, ठीक है। तो हमारा हो गया कि ब्लड हम लोग कैसे कलेक्ट करते हैं और कौन से बैग में कलेक्ट करते हैं और कितने ml का बैग हमारा होता है। अब देन हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग थोड़ा थोड़ा ही देखेंगे सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। हम लोग जब अभी एक एक करके जब पढ़ेंगे तो हम लोग एक एक डिपार्टमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब पेशेंट का ब्लड कलेक्ट हो चुका है, उसके बैग में ब्लड आ चुका है।
अब उस बैग से हम लोग कंपोनेंट प्रिपरेशन या फिर प्रोसेसिंग एरिया में हम लोग उसके कंपोनेंट तैयार करते हैं, अलग अलग कंपोनेंट तैयार कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग होल ब्लड से उसका पैक्ड सेल आरबीसी निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग उसकी प्लेटलेट का कंसनट्रेट निकाल सकते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा निकाल सकते हैं और क्रायो प्रेसिपिटेट निकाल सकते हैं। अभी क्या होता है कि जो होल ब्लड होता है उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कि उसके अंदर आरबीसीज होती हैं, तो सिर्फ हम आरबीसी निकालें, ठीक है, अलग दूसरे बैग में, ठीक है, या फिर हम लोग प्लेटलेट निकाल लेते हैं दूसरे बैग में। तो क्या होता है कि एक बैग जो होता है ब्लड बैंक में, वो बैग खुद में ही 3-4 बैग से कनेक्टेड होता है आपस में, मतलब हमको हाथ से सेपरेट नहीं करना है कि यहाँ से निकाल के यहाँ पलटा रहे, वैसा कुछ नहीं रहता है। एक बैग ही 3-4 अलग अलग ट्यूब से कनेक्ट रहता है, अलग अलग बैगों से। तो उससे ही हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि सिर्फ हम लोग सेंट्रीफ्यूज करेंगे बैग को, और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद बैग को हम लोग जो जिसे हम लोग सेंट्रीफ्यूज करेंगे बैग, तो हमारे यहाँ पे नीचे हम लोग का डायग्राम दिख रहा है हमारा, मैं एक बार समझा देता हूँ, थोड़ी सी प्रोसेस समझा देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हमने जो होल ब्लड कलेक्ट किया है जिसमें एंटीकोगुलेंट है, उसको हम लोग ऐसे रहता है हमारा, उसको जब हम लोग कलेक्ट करते हैं तो हमारे बैग का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ब्लड हमारी बॉडी से निकलता है तो उसका टेम्परेचर होता है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग कूल होने देते हैं, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, लगभग हमारा 18 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच हमारा टेम्परेचर बैग का होना चाहिए। उसके बाद हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जब हम लोग ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो जैसे हम लोग जब ब्लड को ट्यूब में सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसमें हमको अलग अलग पार्ट दिखाई देते हैं ब्लड के, वैसे ही हमको ब्लड बैग को जब हम लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ये बहुत बड़ी मशीन होती है सेंट्रीफ्यूज मशीन, इसे पूरा का पूरा ब्लड बैग जो हमारा होता है वो सेंट्रीफ्यूज हो जाता है, ठीक है। एक बार में हम लोग इसमें 8, 10, 12 जैसे जितनी बड़ी सेंट्रीफ्यूज मशीन है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे ब्लड को सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे हम लोग ब्लड को सेंट्रीफ्यूज कर लिया तो ब्लड में अलग अलग पार्ट हम लोग के हो जाते हैं, नीचे हमारी जो है आरबीसी आ जाती है, बीच में हमारी प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसीज रहती हैं, और ऊपर हमारी क्या होती है, प्लाज्मा होता है हमारा। तो इसी हिसाब से फिर हम लोग इसमें जो अलग अलग ट्यूब्स कनेक्ट हैं अलग अलग बैग में, तो उन ट्यूब्स में हम लोग यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट बैग के निकाल लेते हैं हम लोग, आरबीसी अलग निकाल लेते हैं, प्लेटलेट अलग निकाल सकते हैं, प्लाज्मा अलग निकाल सकते हैं। कंपोनेंट सेपरेट करने की प्रोसेस अलग अलग है, कभी सॉफ्ट स्पिन, कभी हम लोग हार्ड स्पिन करते हैं, तो वो हम लोग जब डिटेल में कंपोनेंट पढ़ेंगे तो हम उस टाइम पे इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो एक बैग से हम लोग यहाँ पे 3 चीज़ें बना सकते हैं, देखो हम लोग बना सकते हैं प्लाज्मा, हम लोग बना सकते हैं प्लेटलेट, हम लोग बना सकते हैं आरबीसी। तो एक ब्लड से हम लोग यहाँ पे एक व्यक्ति के ब्लड निकाल के हम लोग 3 लोगों की हेल्प कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो ऐसे हम लोग ब्लड कंपोनेंट का बनाते हैं लैब में और ब्लड बैंक में, और फिर हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जब ब्लड कंपोनेंट हम लोग बना रहे हैं तो ब्लड कंपोनेंट पे हमको उसकी एक्सपायरी डेट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्टोरेज कंडीशन प्रॉपर तरीके से उसको स्टोर करना है। एक्सपायरी क्यों जरूरी है, क्योंकि ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट की एक्सपायरी अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे कि अगर जो आरबीसी है हमारी, मैं यहाँ से दिखाता हूँ, जैसे जो हमारी आरबीसी है इसकी एक्सपायरी हमारी होती है 35 से हमारे 30 से 35 बोल सकते हैं, या फिर 35 से हमारी 42 दिन, अलग अलग जो एंटीकोगुलेंट है फिर जो उसमें सैगम डला रहता है उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि कितनी उसकी लाइफ स्पेन होगी। तो अभी जो एवरेज हमारी चल रही है जिसको हम बोलते हैं 35 से 42 दिन के हमारे आसपास हमारी चल रही है, जो कि आरबीसी की लाइफ होती है हमारी, ठीक है। प्लेटलेट की जो लाइफ होती है उसको हम 5 दिन मान के चलते हैं कि 5 दिन हमारी प्लेटलेट की लाइफ रहेगी, और प्लाज्मा जो होता है हमको उसको मोर देन ईयर्स हम लोग उसको सेपरेट करके रख सकते हैं, 1 साल से भी ज़्यादा हम लोग उसको रख सकते हैं। लेकिन इनके रखने का टेम्परेचर अलग अलग है, जैसे कि आरबीसी को हम लोग 1 से 8 डिग्री के बीच में रखते हैं, प्लेटलेट को हम लोग 24 डिग्री के आसपास उसको टेम्परेचर पर रखते हैं उसको, और कंटिन्यूस उसको हिलाते रहते हैं। एक एजिटेटर आता है जिसमें कि कंटिन्यूसली मशीन वो ऐसे हिलती रहती है, जिसमें प्लेटलेट हम लोग रखते हैं जिससे उसको क्लम्प ना बने। और देन हम लोग का जो प्लाज्मा होता है उसको -20 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग स्टोर करते हैं उसको, मतलब एटलीस्ट हमको जम ही जाता है हमारा जो प्लाज्मा होता है जब उसको स्टोर करते हैं। तो अलग अलग टेम्परेचर्स हैं इनको स्टोर करने के, और अलग अलग मेथड्स हैं इनकी हमारी क्या है रखने की, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे प्रॉपर, और एक्सपायरी भी अलग अलग है, किसी की 5 दिन है, किसी के 30 दिन है, किसी की 42 दिन है, और किसी की हमारी यहाँ पे 1 साल से भी ज़्यादा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक्सपायरी डेट प्रॉपर मेंशन करना ज़रूरी होता है, और उसको स्टोरेज कंडीशन प्रोवाइड अच्छे तरीके से कराना रहता है, ठीक है। तो ये हमारा कंपोनेंट एरिया हो गया, हम लोग कैसे कंपोनेंट हम लोग सेपरेट करते हैं। देन हमारा जो ब्लड है, जो हमारा जो पेशेंट का जो ब्लड आया है और जो डोनर का जो जिसका हमने ब्लड लिया है, अब उन दोनों ब्लड को हमारी बात आती है क्रॉस मैच कराने की, कंपेटिबिलिटी टेस्ट करने की कि यार इन दोनों का मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम दोनों का पहले ब्लड ग्रुप लगाएंगे, ब्लड ग्रुप हम लोग फॉरवर्ड लगाएंगे, रिवर्स ब्लड ग्रुप लगाएंगे कि पेशेंट का भी ब्लड ग्रुप ए होना चाहिए, डोनर का ब्लड ग्रुप भी हमारा ए होना चाहिए, दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है। तो फिर हम लोग उसके क्रॉस मैच करेंगे। क्रॉस मैच में हम लोग माइनर क्रॉस मैच करते हैं और मेजर क्रॉस मैच करते हैं, मतलब पेशेंट की आरबीसी पेशेंट के प्लाज्मा को अलग करते हैं, फिर डोनर की आरबीसी डोनर के प्लाज्मा को अलग करते हैं, और फिर यहाँ पे पेशेंट की आरबीसी डोनर का प्लाज्मा, डोनर की आरबीसी पेशेंट का प्लाज्मा, ऐसे अलग अलग मिला करके हम लोग यहाँ पे माइनर और मेजर क्रॉस मैच करते हैं कि कहीं कोई इनकम्पेटिबिलिटी तो नहीं दिख रही, कहीं क्लम्प्स वगैरह तो नहीं बन रहे हैं। तो अगर वो सब कुछ सही रहता है तो फिर हमारा ब्लड जो है पास हो जाता है। अगर से वहाँ पर कोई दिक्कत आती है
डोनर के और पेशेंट के ब्लड मिलने में, तो फिर हम लोग फर्दर और भी टेस्ट करते हैं, जैसे कि इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कुम्स टेस्ट कर सकते हैं। तो इससे हमारा प्रॉपर तरीके से हम लोग यहाँ पे ब्लड ग्रुप, कुम्स टेस्ट, क्रॉस मैच, ये सब चीज़ें करके हम लोग यहाँ पे कंफर्म करते हैं कि पेशेंट का जो ब्लड है उस ब्लड में हमारा डोनर के ब्लड से कोई रिएक्शन तो नहीं होगी, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अगर सब कुछ सही रहता है तो फिर हमारा यहाँ से जो पेशेंट का डोनर का जो ब्लड है वो पास हो जाता है कि ठीक है, अब इसका ब्लड जो है, डोनर का जो ब्लड है वो पेशेंट को दिया जा सकता है। लेकिन इसके पहले हमको जो डोनर जो होता है उसके कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं उसके ब्लड के, कि उस डोनर के ब्लड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम तो पेशेंट को रिकवर करने के लिए उसका हीमोग्लोबिन मान लो 8 है या फिर 6 ग्राम है, तो उसको हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हम उसको ब्लड दे रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं कि हम हीमोग्लोबिन बढ़ाने के चक्कर में उसको और कोई दूसरी बीमारी दे दें। तो जो डोनर होता है उसके ब्लड में कुछ बीमारियां हो सकती हैं, डोनर को भी शायद ना पता हो जो डोनेट कर रहा है ब्लड। तो हमारे पास अगर जो ब्लड बैंक में जब वो डोनर आता है तो उस डोनर के हम लोग कुछ टेस्ट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की टेस्टिंग, जिसमें कि हम लोग कुछ ऐसे टेस्ट करते हैं जो कि ज़रूरी ही हैं, जिनको करना ही है। एडिशनल चाहे तो और भी अलग कर सकते हैं, लेकिन इन टेस्ट के बिना हम लोग डोनर का ब्लड पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। कौन कौन से टेस्ट हैं? इस डिपार्टमेंट को हम लोग यहाँ पे सीरोलॉजी डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं, या फिर टीटीआई हम लोग टेस्टिंग डिपार्टमेंट बोल सकते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग उसका HIV, हेपेटाइटिस बी वायरस, SCV, सिफिलिस, BDRL, मलेरिया, तो इनकी हम लोग जांच यहाँ पे कंपलसरी ही करते हैं। एडिशनल कोई करना चाहे तो और अलग अलग वायरसेस की वगैरह की जांच कर सकता है, लेकिन इनकी जांच तो कंपलसरी ही उसकी करना है डोनर के ब्लड की, जिसमें कि डोनर में तो कोई दिक्कत नहीं है करके जानने के लिए। इसकी अलग अलग मेथड्स हो सकती हैं। सबसे अच्छी मेथड होती है न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग, जिसमें कि हम लोग पेशेंट का जो डोनर का जो ब्लड है उसके ब्लड में हम लोग देख सकते हैं कि जो वायरसेस हैं वो वायरस की कितने, जैसे कि क्या होता है, कार्ड हम लोग लगाते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति जो है अगर वो विंडो पीरियड में है, मतलब कि जैसे उसको अभी इन्फेक्शन हुआ है लेकिन उसको वो अभी 1-2 महीने ही उसको हुए हैं, तो उस पीरियड को हम लोग विंडो पीरियड बोलते हैं। तो विंडो पीरियड में कई बार क्या होता है, जो कि जैसे किसी को अगर HIV हुआ है, ठीक है, अगर किसी को HIV की दिक्कत हुई या फिर हेपेटाइटिस हो गया, तो वो वायरस जो है जब अभी एंटर किया है बॉडी में, तो उससे उसकी इस स्टेज में पहुंचने में कि वो हमारे कार्ड में डायग्नोस हो सके या फिर हमारी टेस्टिंग में डायग्नोस हो सके, उसमें टाइम लगता है। तो जो टाइम रहता है इन्फेक्शन होने से डायग्नोस के बीच में, उसको हम लोग विंडो पीरियड बोलते हैं। तो जब जो हम लोग नॉर्मल जो अपने लैब में कार्ड यूज़ करते हैं, तो कार्ड में विंडो पीरियड क्या रहता है कि हो सकता है 3 महीने के बाद या 5 महीने के बाद जो इन्फेक्शन होने के बाद कार्ड में दिखाई दे हमको, ठीक है। तो वो विंडो पीरियड कम करने के लिए हमारी सबसे अच्छी मेथड है न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग मेथड। इसमें हम लोग विंडो पीरियड को बहुत कम कर सकते हैं। जैसे कि अभी इन्फेक्शन हुआ है तो हम लोग उसको कुछ महीने या फिर कुछ हफ्ते के बाद हम लोग उसको डायग्नोस कर सकते हैं कि उसको इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं तो कार्ड में तो हमको बहुत टाइम लगता है पता करने में। हो सकता है विंडो पीरियड का पेशेंट हो, उसको हेपेटाइटिस या फिर SCV का इन्फेक्शन हो और हमने यहाँ कार्ड टेस्ट करे और कार्ड टेस्ट में तो आए नहीं, तो हमने बोल दिया ठीक है इसका ब्लड दे सकते हैं, लेकिन हो सकता है वो विंडो पीरियड में हो। तो विंडो पीरियड को कम करने के लिए हम लोग यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग करते हैं। ये टेस्टिंग जो है बहुत एक्यूरेट होती है, लेकिन दिक्कत है कि ये टेस्टिंग हर ब्लड बैंक में अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि ये कॉस्टली होती है थोड़ा सा पैसे ज़्यादा लगते हैं इस पर, और पैसे ज़्यादा होने के कारण फिर कई बार कई ब्लड बैंक वाले इसको अफोर्ड नहीं करते हैं, और जो डोनर होते हैं वो भी पेशेंट इतने पैसे नहीं दे पाते हैं, तो फिर इसको अवॉइड कर देते हैं। लेकिन हमारी सबसे अच्छी मेथड है हमारी न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग मेथड, जिससे कि हम लोग यहाँ पे विंडो पीरियड हटा करके अच्छे से टेस्टिंग कर सकते हैं। तो मशीन्स होती हैं, कई लोग मशीन से टेस्ट करते हैं, और अलग अलग मेथड्स होती हैं, जैसे कि PCR लगा सकते हैं, नेट टेस्ट कर सकते हैं हम लोग उसका, या फिर क्लीमिया टेस्ट कर सकते हैं उसका, कार्ड टेस्ट लगा सकते हैं। तो जो भी हम लोग मेथड अवेलेबल है ब्लड बैंक में, उस मेथड से हम लोग यहाँ पे टेस्ट करते हैं पेशेंट के। लेकिन अच्छी से अच्छी मेथड यूज़ करें जिससे कि दिक्कत ना हो मरीज को, है ना, पेशेंट डोनर के ब्लड से। तो यहाँ पे हम लोगों ने टेस्टिंग कर ली, हमको लगा कि चलो सारी चीज़ें ठीक हैं, तो फिर हम लोग उसको पास कर देते हैं कि हाँ अब इस ब्लड को दिया जा सकता है डोनर को, ठीक है। देन हम लोग का यहाँ पे हम लोग प्रॉपर डोनर या फिर जो भी सारी चीज़ें हैं, और कोई रिएक्टिव आता है तो उसका प्रॉपर हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम हमारा इसी डिपार्टमेंट में होता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और, जैसे कि हम लोगों ने ब्लड देखा कि किसी का ब्लड निकाला हम लोगों ने बॉडी से, उसके सारे कंपोनेंट बनाए, ब्लड दे दिए। ऐसी एक और यूनिट होती है, इसको हम लोग बोलते हैं FRSS यूनिट। यहाँ पे क्या होता है, हमको जो कंपोनेंट चाहिए है हम सिर्फ उसी कंपोनेंट को बॉडी से निकालते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसका हीमोग्लोबिन 15 ग्राम है, लेकिन उसकी प्लेटलेट 50,000 है या फिर 10,000 प्लेटलेट आ रही हैं, तो हमको तो पूरे होल ब्लड की ज़रूरत है नहीं है, हमको सिर्फ प्लेटलेट उसकी बॉडी से चाहिए है। हम लोग कंपोनेंट सेपरेटिंग करके भी प्लेटलेट निकाल सकते हैं, लेकिन जितनी प्लेटलेट उस व्यक्ति को चाहिए हैं उतनी प्लेटलेट के लिए कम से कम हम लोग को 5 से 6 लोगों का ब्लड निकालना पड़ेगा, उनके कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, फिर हमको उतनी प्लेटलेट उसकी मिलेंगी। लेकिन FRSS एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सिर्फ हम लोग प्लेटलेट निकाल सकते हैं पेशेंट जो डोनर है उसके ब्लड से।
इसमें क्या होता है, मैं अभी दिखा देता हूँ। इसमें होता ये है कि हम लोग 2 ट्यूब कनेक्ट करते हैं पेशेंट से, या फिर 1 ट्यूब से भी काम चल जाता है कई बार। तो 2 ट्यूब कनेक्ट करते हैं, 1 ट्यूब जाती है मशीन के अंदर, और मशीन में जा करके सिर्फ प्लेटलेट वहाँ फिल्टर होकर के हमारे यहाँ पे, जैसे हमारी बैग दिख रहा है, वहाँ पे प्लेटलेट निकलती हैं, और वापस जो पूरा ब्लड रहता है दूसरे ट्यूब के माध्यम से उसकी बॉडी में चला जाता है। तो यहाँ पे हो ही रहा है कि सिंगल ट्यूब भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसी ट्यूब से आएगा, उसी ट्यूब से वापस चला जाएगा, फिर 2 ट्यूब भी कनेक्ट कर सकते हैं। अधिकतर अभी जो हमारी मेथड्स हो रही हैं उसमें सिंगल ट्यूब से ही हो जाता है। यहाँ पे एक ट्यूब आ रही है हमारी और दूसरी ट्यूब जा रही है, जो दूसरी ट्यूब जा रही है वो भी यहाँ पे आकर के सिंगल ट्यूब से ही कनेक्ट हो जाती है आगे जा करके, ठीक है। तो हमारा पेशेंट का ब्लड निकलता है, मशीन के अंदर जाता है, फिल्टर होता है, उससे हमारी जो प्लेटलेट्स होती हैं वो अलग निकल जाती हैं, और देन वापस से उसका ब्लड उसकी बॉडी में चला जाता है। तो उसके जो पेशेंट है, जो डोनर हमारा होता है, उसकी बॉडी में ना ही कोई दिक्कत होती है, उसकी बॉडी में थोड़ा प्लेटलेट थोड़ी कम होती है, वो भी कुछ दिन के अंदर रिकवर हो जाती हैं उसकी। तो वो चाहे तो कुछ 1 महीने के बाद भी वापस से प्लेटलेट डोनेट कर सकता है, और हमको एक ही डोनर से उसकी 5 से 6 यूनिट हमको प्लेटलेट देखने के लिए मिल जाती हैं, जैसे कि पेशेंट को जो हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि डेंगू किसी को हो गया तो उसको दे सकते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे सिर्फ यहाँ से प्लेटलेट नहीं, यहाँ पे हम लोग प्लाज्मा भी निकाल सकते हैं उस व्यक्ति की बॉडी से, हम लोग यहाँ पे सिर्फ आरबीसीज वगैरह भी निकाल सकते हैं। तो जो भी कंपोनेंट हमको चाहिए है हमको यूज़ के लिए अपने, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे एफरेसिस मशीन के द्वारा हम उसको बॉडी से निकाल सकते हैं, और बाकी चीज़ें उसकी बॉडी में डाल सकते हैं। बस दिक्कत यही कि थोड़ी सी कॉस्टली है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें नॉर्मल जो ब्लड डोनेशन है, सारी चीज़ें वो 1500 से 2000 के आसपास सारे ब्लड बैंक में हो जाता है, स्क्रीनिंग टेस्ट से लेकर के, डोनेशन से लेकर के, और वापस हमको हमारा ब्लड मिल जाता है 1500 से 2000 के बीच में। लेकिन जो हमारी एफरेसिस की जो प्रोसेस होती है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली होती है। यहाँ पे 1500 से 2000 में काम हमारा हो जा रहा था एक व्यक्ति के लिए, लेकिन यहाँ पे एफरेसिस में हमको लगभग 10 से 15 हज़ार के आसपास हमारे लगते हैं। लेकिन यहाँ पे वो उन पेशेंट के लिए सही है जिनको डेंगू हो गया है, फिर जो बर्न हो गए हैं, जिनको बहुत सारे प्लाज्मा की ज़रूरत है, तो उनके लिए प्रोसेस काफ़ी अच्छी रहती है, ठीक है। तो एफरेसिस इस टाइप की प्रोसेस होती है। बस हमको ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम लोग किसी पेशेंट का जो डोनर है उसके हम लोग जो निकालते हैं यहाँ पे प्लेटलेट वगैरह सारी चीज़ें, तो जो प्लेटलेट का कंटेंट निकल रहा है उसकी क्वालिटी सही नहीं होनी चाहिए। जो भी हम कंटेंट निकालें, चाहे प्लाज्मा निकालें, प्लेटलेट निकालें, तो उसमें कंसंट्रेशन ऑफ प्लेटलेट बहुत अच्छा होना चाहिए। हम लोग उसको पहले टेस्ट करते हैं जो प्लेटलेट निकली है कि लैब में, कि उसका प्लेटलेट का कंसंट्रेशन कितना है, उसका अच्छा कंसंट्रेशन रहता है तो फिर हमारा जो हमारा प्लेटलेट है वो गुड क्वालिटी का है, ठीक है। इसको हम लोग एसडीपी भी बोलते हैं। कई लोग प्लेटलेट एफरेसिस से नहीं समझ में आ रहा होगा तो उसको एसडीपी बोलते हैं, इसको सिंगल डोनर प्लेटलेट एसडीपी बोला जाता है। एक ही डोनर से बहुत सारी प्लेटलेट निकाल लेना 4-5 लोगों की, उसकी प्लेटलेट तो कुछ दिन में रिकवर हो जाएंगे, और पेशेंट को प्लेटलेट की जरूरत है तो उसको मिल भी जाएंगे प्लेटलेट। तो एक एफरेसिस ऐसी यूनिट ब्लड बैंक में होती है, अधिकतर ब्लड बैंक में देखने के लिए मिल जाती है, मेडिकल कॉलेज में ये यूनिट देखने के लिए मिल जाती है, और कुछ छोटे ब्लड बैंक होते हैं उनमें नहीं भी होती है, लेकिन अधिकतर ब्लड बैंक में हमको ये यूनिट देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। अब हम लोग बात करें दूसरे डिपार्टमेंट की। अब जब हम पेशेंट का ब्लड कलेक्ट कर लिया, उसके कंपोनेंट बना लिए, तो कंपोनेंट बनाने के लिए उनको फिर अलग अलग जगह हमको स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोरेज करने के लिए हमको यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फ्रीजर्स होते हैं, एजिटेटर्स होते हैं, डीप फ्रीजर होते हैं, तो उन पे हमको ब्लड को या फिर ब्लड के कंपोनेंट को रखना पड़ता है। जैसे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात करी थी कि जैसे कि जो पैक्ड आरबीसी होती है उसको हम लोग 1 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। यहाँ पे हमारा 1 से 6 लिखा हुआ है, लेकिन 1 से 8 डिग्री सेल्सियस हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, जिस पे हम लोग यहाँ पे जो हमारे पैक्ड सेल आरबीसीज होती हैं उनको रखते हैं। जैसे हमारा जो नॉर्मल घर में जो फ्रिज यूज़ होता है, उन जो फ्रिज का जो टेम्परेचर रहता है वो भी लगभग हमारा 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। वैसे ही हमारा जो टेम्परेचर रहता है इन फ्रीजर्स का होता है, लेकिन इस फ्रीजर्स में थोड़े से अलग होते हैं। हमारे घर के टेम्परेचर, घर के फ्रीजर से थोड़े से बड़े होते हैं, हम उसमें लेबलिंग कर सकते हैं, हमको प्रॉपर तरीके से उनको रख सकते हैं यहाँ पे। तो ब्लड बैंक में से फ्रीजर यूज़ किए जाते हैं। देन हम लोग का जो प्लेटलेट होता है उसको 20 से 24 डिग्री सेल्सियस पे हमको रखना पड़ता है, और एजिटेशन में रखना पड़ता है, मतलब कंटिन्यूसली वो प्लेटलेट जो है वो हिलती रहे, वो बैग जो है कंटिन्यूसली हमारा हिलता रहे। तो ये जो हमारी मशीन दिख रही है इसको एजिटेटर बोलते हैं। इसमें अलग अलग प्लेट्स होती हैं, और हर प्लेट में हम लोग यहाँ पे 5 से 6 हम लोग प्लेटलेट के बैग रख सकते हैं, और देन हम लोग के प्लेटलेट के बैग कंटिन्यूसली हिलते रहते हैं, जिससे कि प्लेटलेट में क्लम्स ना बने या फिर कोई दिक्कत ना जाए। लेकिन इसका जो है थोड़ा सा क्या होते हैं, उसको जो हमारा है स्टोरेज टाइम थोड़ा सा कम होता है, कि 5 से 6 दिन के अंदर हमको यहाँ पे यूज़ करनी पड़ती है प्लेटलेट, उसके नहीं तो उसके बाद ख़राब हो जाती है हमारी ये। देन हम लोग एफएफपी की बात करें, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की, तो उसको हम लोग -80 से -20 डिग्री सेल्सियस पर उसको रखते हैं। तो ये हमारी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है, जो कि ऑलमोस्ट जमा हुआ होता है, मतलब बर्फ़ के जैसा दिखाई देता है हमको, और इसको डीप फ्रिज में हम लोग रखा जाता है, जिससे कि ख़राब ना हो, और इसकी लाइफ सेल भी हमारी काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे कि हम लोगों ने बात करी कि हमारा जो होल ब्लड होता है उसकी लाइफ जो हमारी होती है वो हमारी होती है लगभग 35 दिन, 35 से 42 दिन।
जो हमारी प्लेटलेट होती है इसकी 5 दिन होती है, जो FFP होती है उसकी मोर देन 1 ईयर हमारी लाइफ होती है, तो 1 साल तक हम उसको रख सकते हैं। ठीक है, तो इन सब का प्रॉपर जब हम लोग यहाँ पे रखते हैं, जिस स्टोरेज कंपोनेंट में रखते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और एक रूल फॉलो किया जाता है जिसको बोलते हैं FIFO। FIFO का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि जो ब्लड पहले आया है पहले उसको दिया जाएगा। मान लो कि कोई ब्लड आया है 5 दिन पहले, तो अब हमको ब्लड की ज़रूरत है, तो जो 5 दिन पहले ब्लड हमारे पास आया था उस ब्लड को हम लोग पहले देंगे। ऐसे नहीं कि कल जो ब्लड आया उस ब्लड को दे दें हम लोग, क्योंकि इससे हमारी जो है स्टॉक प्रॉपर तरीके से मेंटेन, हम लोग कल जो ब्लड आया उसी ब्लड को आज दे देंगे तो फिर क्या होगा भाई, जो पुराना ब्लड रखा हुआ है वो और पुराना हो जाएगा। तो जो पहले ब्लड हमारे पास आया है, जो भी चीज़ें पहले आई हुई हैं हमारे स्टोरेज रूम पे, सबसे पहले उसको दिया जाएगा, जिससे कि हमारा जो है टाइम हम लोग कम कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यहाँ पे ब्लड को अच्छे तरीके से रख सकें स्टोर करके, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो स्टॉक मॉनिटरिंग, प्रॉपर एक्सपायरी चेक, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे करते हैं। प्रॉपर लॉक्स बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, रजिस्टर से लेकर के सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, प्रॉपर प्रोटोकॉल मैनेज किए जाते हैं हमारे यहाँ पे। और जो ब्लड का क्रॉस मैच नहीं हुआ, कई बार क्या होता है कि हम लोग कैंप करते हैं बहुत ज़्यादा बाहर कहीं जा करके, और फिर हम वहाँ से हम लोग अनक्रॉस में जो अनक्रॉस मैच जो हमारे जो ब्लड होते हैं उनको ला करके रखते हैं। ठीक है, तो जो जिन ब्लड का क्रॉस मैच नहीं हुआ है उनको प्रॉपर अलग तरीके से सेपरेट करना है, उसके लिए प्रॉपर अलग प्रोटोकॉल होता है, वो हमको फॉलो करना है। ठीक है, और फिर हमको इस टाइप से पूरा जो कंपोनेंट जो हमारा एरिया होता है वो हमको इस टाइप से मेंटेन करके रखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया स्टोरेज वाला एरिया। देन हम लोग बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल्स की और क्वालिटी एश्योरेंस की, है ना। दोनों शब्द में कई बार कन्फ्यूजन होता है कि यार क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस क्या कहलाता है। तो क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है। मान लो हम ब्लड निकाल रहे हैं तो फिर हम लोग चेक करेंगे कि यार हम सही तरीके से ब्लड निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं, हम STP फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, जो SOP हो रही है वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हम जो काम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी देखने के लिए हम लोग यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल यूज़ करते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा होता है क्वालिटी एश्योरेंस। तो क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब होता है कि जो हम काम करेंगे उसकी क्वालिटी कैसी रहेगी, हम लोग कैसे काम उसको हमको करना है, हमको जो काम करना है उसकी SOP कैसे बनाएंगे हम लोग, कैसी एक अच्छी SOP बनाई जा सकती है। तो वो जो काम कैसे करना है वो हमारा क्वालिटी एश्योरेंस में आता है। और दूसरा हमारा आता है जो काम हुआ वो कैसा हुआ हमारा काम, वो क्वालिटी कंट्रोल में आता है। तो क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस हमारे ब्लड बैंक में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमको डेली और वीकली हमको क्वालिटी टेस्ट हम लोग कर सकते हैं, वो हमारे वर्कलोड के ऊपर रहता है। ज़्यादा वर्कलोड है तो डेली क्वालिटी टेस्ट हमको करनी चाहिए, और वीकली अगर से कम वर्कलोड है तो वीकली क्वालिटी टेस्ट कर सकते हैं। क्वालिटी टेस्ट में क्या करते हैं, हम जो भी कंपोनेंट बनाते हैं उसका हेमाटोक्रेट, उसका PC भी हमको लगना चाहिए कि एक्चुअल कितना हम लोग RBC हमारी हैं उस हमारे जो कंपोनेंट में। प्लेटलेट का काउंट कर सकते हैं हम लोग, जो हम लोग STP बना रहे हैं या फिर FRSS कर रहे हैं, या फिर प्लेटलेट हम लोग कंपोनेंट के जरिए सेपरेट कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं उसमें प्लेटलेट का काउंट कितना है, हाई प्लेटलेट काउंट होना चाहिए, तभी तो हमारे कंपोनेंट बनाने का मतलब है, नहीं तो क्या मतलब कंपोनेंट बनाने का। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सारी क्वालिटी चेक करते हैं, स्टेरिलिटी चेक करते हैं, इक्विपमेंट वगैरह कैलिब्रेट करते हैं, जो भी हम जिसमें हम काम कर रहे हैं कि वो इक्विपमेंट सही तरीके से काम करें। तो इस टाइप से हम लोग क्वालिटी बना करके रखते हैं। और हम लोग जो क्वालिटी एश्योरेंस में होता है उसमें प्रॉपर SOP हम लोग बनाते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इनको बोलते हैं। तो उसको प्रॉपर बनाते हैं, इंटरनल ऑडिट्स करते हैं अपने, मतलब खुद एक क्वालिटी टीम बनाते हैं अपने ब्लड बैंक में कि जो क्वालिटी पूरी मेंटेन करे। और एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल वालों को भी हम लोग बुलाते हैं, कुछ एक्सटर्नल क्वालिटी चेक्स हम लोग रखते हैं अपने यहाँ पे, जैसे इसको एक्वास हम लोग बोलते हैं। तो इससे हमारी क्वालिटी पूरी अच्छे तरीके से मेंटेन होती है, और प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन हमारे हैं उनको देखते रहते हैं हम लोग। ठीक है, कैप और NABL वगैरह जो कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को मेंटेन करने वाले संस्थाएं हैं, उनका अगर हम लोग स्टैंडर्ड रखें अपने यहाँ पे ब्लड बैंक में तो और ज़्यादा अच्छा होता है। कई ब्लड बैंक NABL हमारे पास होते हैं, जिसकी हमारा क्या होता है कि बहुत अच्छी क्वालिटी उनकी रहती है उन ब्लड बैंक्स की। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर बात। ठीक है, अब हमारा जो ब्लड बैंक होता है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन और लीगल पार्ट भी होता है कि यार किसी व्यक्ति का कंसेंट फॉर्म हमको लेना है, और अगर से कोई दिक्कत अगर हो रही है तो उसको जो लीगल जो भी केसेस वगैरह हैं उसके लिए मेंटेन करने के लिए ऑडिट्स जो होते हैं, इंटरनल ऑडिट्स, एक्सटर्नल ऑडिट्स जिसमें चेक करते हैं हम लोग सारी चीज़ें, तो उन सब चीज़ों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और लीगल टीम्स हमको चाहिए रहती है। ब्लड बैंक जो हमारे पास है, कोई भी ऐसे ब्लड बैंक नहीं खोल सकता है, उसके लिए प्रॉपर लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ती है। जो भी डॉक्टर्स उसमें काम करते हैं, जो भी लैब टेक्नीशियन काम करते हैं, जो भी आदमी उसमें काम कर रहा है, तो उसको प्रॉपर क्वालिफिकेशन हमको देखना पड़ता है। जहाँ से सप्लाई आ रही है हमारे ब्लड बैंक की, जो जहाँ से रीजेंट आ रहे हैं, जहाँ से भी सारी चीज़ें आ रही हैं, तो उसका प्रॉपर कॉन्टैक्ट होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, कैसा पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उसका जो बजट वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें हमारी जो ब्लड बैंक में हो रही हैं इनको हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और लीगल डिपार्टमेंट हमारा देखता है। और ये सब चीज़ें भी हमको पता होनी चाहिए ब्लड बैंक के टाइम पे। हमारा लास्ट जो है वो हमारा है ब्लड वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो भी हमारा डिस्पोजेबल या फिर जो मटेरियल हमारे ब्लड बैंक से निकल रहा है,
ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से हमारे अलग अलग डस्टबिन में जाना चाहिए, अलग अलग हमको उसको प्रॉपर वेस्ट का मैनेजमेंट करना है हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो वेस्ट मैनेजमेंट में कैसे करेंगे, जैसे कि अगर हम लोगों ने कॉटन यूज़ करी तो कॉटन हमारी येलो वाली डस्टबिन में जानी चाहिए। हमने सिरिंज यूज़ करी तो सिरिंज जो हमारी है उसका जो प्लास्टिक वाला पार्ट है वो हमारा रेड डस्टबिन में जाएगा। जो शार्प मटेरियल है, जो निडल है, वो हमारी वाइट वाले में जाएगी। पंचर प्रूफ कंटेनर हम लोग उसको बोलते हैं, जिसमें कि बाहर हमारी निडल ना निकले, तो पंचर प्रूफ कंटेनर में हम लोग उसको डालेंगे। तो ऐसे ही जैसे कांच वगैरह कुछ यूज़ किए तो हम लोग उसको ब्लू वाले में डालेंगे। तो ऐसे अलग अलग कलर कोड होते हैं और अलग अलग हम लोग जो भी हम लोग के ब्लड बैंक में निकलती हैं चीज़ें, उनको अलग अलग हम लोग यहाँ पे प्रॉपर हम लोग कंटेनर में डालते हैं। प्रॉपर हम लोग यहाँ पे बैग्स का यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इससे क्या होता है कि हमारी एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं हम लोग यहाँ पे, जिससे कि इन्फेक्शंस का खतरा कम हो जाए, ठीक है। और जो भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं अपने ब्लड बैंक में, उनको प्रॉपर ऑटो क्लेविंग उनकी होनी चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ता है ब्लड बैंक में, ठीक है। और हमारे जो स्टाफ हैं उन स्टाफ को प्रॉपर प्रोटोकॉल्स इसके पता होने चाहिए कि ये कैसे क्या करना है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है उनको। और हर स्टाफ को हम कुछ वैक्सीनेशन जो हमारी लगती हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी वायरस की वैक्सीन लगती है, तो सब स्टाफ को हेपेटाइटिस बी वायरस की वैक्सीन लगवानी है हमको अपने ब्लड बैंक में। और देन हमको प्रॉपर उनको सारी चीज़ों को ट्रेनिंग देनी है। तो सारा हमारा जो इन्फेक्शन कंट्रोल है, वेस्ट मैनेजमेंट वाला पार्ट है, वो हमारे यहाँ पे आता है ब्लड बैंक में, ठीक है। तो ये हमारा ब्लड बैंक का पूरा चैप्टर जो है हमारे यहाँ पे एंड हो गया है। अभी मेरे को कोई भी किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, जिसमें हम लोग उसके क्या करेंगे, कमेंट में रिप्लाई उनका कर सकते हैं। और कमेंट में रिप्लाई करने के साथ साथ अभी हम लोग लाइव क्लास करेंगे, जिसमें कि हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और इससे रिलेटेड MCQ सॉल्व करेंगे। तो वो गूगल मीट की लिंक जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके और वहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे MCQ। लगभग 20 MCQ के आसपास सॉल्व करेंगे। तो अभी ग्रुप में लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो वहाँ से सब लोग ज्वाइन कर लेंगे ग्रुप को, ठीक है। ओके, तो हम लोग का यहाँ पे आज का ये एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अभी मिलते हैं डिस्कशन वाली क्लास में।